गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम अपनी ज्योग्राफी की क्लास को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और इस प्यारी सी सुबह में आपकी क्लास शुरू होने से पहले थोड़े से ये सामान्य निर्देश हैं जो हर बार हम बताते हैं कि आपकी स्क्रीन आपको ढंग से दिखाई ना दे रही हो या कोई दिक्कत है तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं और अपना वीडियो पूरी स्क्रीन पर देखें। और एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें कि चैट बॉक्स में केवल और केवल आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित ही प्रश्न करें, उसमें अनावश्यक बातें ना करें। ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स क्लास से संबंधित बातें ना करके चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें करते हैं, जो उचित नहीं है। इसका आप ध्यान रखेंगे और आगे अगर इस पूरी क्लास में कोई बोलने में या कोई लिखने में या पीपीटी में कोई एरर है तो आप उसको हमें सूचित करें ताकि अगली क्लास में उसको क्लियर करें। तो चलिए बस इन्हीं निर्देशों के साथ में आज हम आपको भारत दर्शन की यात्रा पर लेकर चलते हैं और एक नई जगह होगी, नई चीज होगी जो आपको देखने में बहुत आनंद आएगा। बस मैं भारत दर्शन के लिए आपको लेके चलता हूँ। तो चलिए बहुत जल्दी से आप हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस में बैठिए और यात्रा पर चलिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप पहुंचे हैं हम आपके पास लेकर के भारत दर्शन। सेंट ऑगस्टाइन ने एक बार कहा है, द वर्ल्ड इज बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रेवल ओनली रीड अ पेज। मतलब अगर इस दुनिया को हम एक किताब मान ले तो जो लोग कहीं भी घूमने नहीं जाते, ट्रैवल नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक ही पन्ने पर सीमित हैं। क्योंकि इस दुनिया में जानने को और समझने को इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम बिना भ्रमण करे शायद ना समझ सकें। जब हम दुनिया में अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में नई नई बातें हमें पता चलती हैं, नया नया ज्ञान हमें पता चलता है और कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि का भी विकास होता है। इसीलिए ट्रैवलिंग भी एक बहुत अच्छी आदत है। क्योंकि अभी हम फिज़िकली तो कहीं जा नहीं सकते, तो क्यों ना अपने इस वर्चुअल टूर को ही आगे बढ़ाएं। तो देखते हैं आज कहाँ लेके जाती है हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस। अरे बाबा, ये तो उल्टा पुल्टा में लेके जा रही है। अब ये उल्टा पुल्टा क्या होता है, चले ढूंढे इस उल्टा पुल्टा के रहस्य को। अरे वाह, इतना खूबसूरत जलप्रपात या वाटरफॉल किसे नहीं अच्छा लगता। जलप्रपात की कलकल की ध्वनि हमारी कितनी सारी चिंताओं को ख़त्म कर देती हैं। और जब बात हो महाराष्ट्र की तो हम बात करते हैं सह्याद्री की। सह्याद्री जो कि वेस्टर्न घाट का ही दूसरा नाम है, एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर सदाबहार वनों से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है। ये एक ऐसी पहाड़ी इलाका या पहाड़ी इलाके का रेंज है जहाँ पर सीधा मानसूनी हवाएं टकराने के कारण घने वर्षावनों का विकास हुआ है। और मानसून के समय यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो कि एक क्लिफ की भांति खड़ी हुई हैं, उनसे बहुत सारे छोटे बड़े झरने बहने लगते हैं और ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है। ये क्या हुआ, ये पानी नीचे की जगह ऊपर कैसे जाने लगा। अरे, अर्थ की ग्रेविटी को क्या हो गया, कहीं अर्थ की ग्रेविटी खराब तो नहीं हो रही। ऐसा ही मन में विचार आया क्या। घबराइए नहीं, आप हैं इस समय सह्याद्री में, वेस्टर्न घाट्स में। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर छोटे बड़े कई सारे झरने जो हैं वो बरसात के मौसम में या मानसून के मौसम में पनपते हैं, आगे बढ़ते हैं और जाके अरेबियन सी में ड्रेन हो जाते हैं। जिस समय ये झरने ऊपर क्लिफ माउंटेन से नीचे की ओर आते हैं, उसी समय मॉनसूनी हवाएं जो कि अरब सागर की तरफ से उठती हैं, हिंद महासागर और अरब सागर की तरफ से पश्चिमी घाट से आके टकराती हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उसके कारण इन झरनों का पानी जो नीचे की तरफ आ रहा है वो इन विंड करंट्स के कारण ऊपर की ओर उठने लगता है और इसके कारण बनते हैं हमारे रिवर्स वाटरफॉल्स। रिवर्स वाटरफॉल्स कोई परमानेंट फीचर नहीं है, ये केवल मॉनसूनी सीज़न में या मॉनसून के समय पर ही डेवलप होते हैं। इस समय पानी
जो है वो हवा के प्रभाव के कारण ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो मज़ा आया हमारी इस उल्टी-पुल्टी यात्रा में। अब ये आप रिवर्स फॉल आपको कहाँ-कहाँ पर देखने को मिलेंगे? रिवर्स फॉल महाराष्ट्र में कई जगह पर देखे जा सकते हैं, जिसमें से नैनी घाट का रिवर्स फॉल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा आपको साधना वैली में भी रिवर्स वाटरफॉल, पुणे के आसपास में ये रीजन जो है, यहाँ पर क्योंकि ये क्लिफ है, खड़ी ढाल वाली चट्टानों का इलाका है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह की रिवर्स वाटरफॉल की घटनाएं अधिकतर देखने में आती है। तो मॉनसून के समय महाराष्ट्र जाएं तो पुणे की तरफ ज़रूर जाएं और ज़रूर देखें कि कैसे तेज़ मॉनसूनी हवाएं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के भी विपरीत पानी को ले जाने की शक्ति रखती हैं। आगे चलें। महाराष्ट्र के बाद चलिए चलते हैं लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में एक जगह पर आपको बोर्ड लगा मिलेगा, मैग्नेटिक हिल डिफीटिंग द ग्रेविटी। क्या बात है, हमारी ग्रेविटी में कुछ तो प्रॉब्लम है, सब चीज़ें ग्रेविटी के अगेंस्ट ही काम कर रही हैं। मैग्नेटिक हिल लद्दाख में है। यहाँ होता क्या है, ये जानने के लिए एक वीडियो देखते हैं। जैसे ही गाड़ी को हमने न्यूट्रल गियर पे डाला और हमने एक्सकलेटर से पैर हटाया, मतलब गाड़ी के ऊपर अब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वैसे ही गाड़ी चलने लगी। अरे ये कैसे हुआ, हम तो गाड़ी चला नहीं रहे, तो गाड़ी चल कैसे रही है, वो भी ढलान के विपरीत दिशा में। ये तो कोई साइंटिफिक चमत्कार हो गया है। और गाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर तक भी देखी जाती है और इसको कहते हैं मैग्नेटिक हिल। अगर हम गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समझें तो कोई भी चीज़ ढलान से नीचे की ओर ही जाएगी, ऊपर की दिशा में जा नहीं सकती, चाहे वो कार हो चाहे कोई भी और लुढ़कता हुआ ऑब्जेक्ट हो। मगर मैग्नेटिक हिल में तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। लेह में जो मैग्नेटिक हिल है, आप जब उस पर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि एक बॉक्स के अंदर आप अपने व्हीकल को खड़ा करिए। जो सड़क पर आप येलो कलर का बॉक्स देख रहे हैं, उसमें अपने व्हीकल को खड़ा करिए, न्यूट्रल गियर लगाइए, सारे कंट्रोल छोड़ दीजिए और फिर गाड़ी ऊपर की ओर चढ़ने लगेगी। इसके पीछे दो थ्योरीज बताई जाती हैं। पहली थ्योरी ये है कि इस एरिया में मैग्नेटिक पावर, जो हिल्स की मैग्नेटिक पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण इवन एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं वो भी इस एरिया को अवॉइड करते हुए निकलते हैं, ताकि उनके रेडार्स में या कंट्रोल्स में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इसके अलावा दूसरी थ्योरी जो ज़्यादा मान्य है, उसके अनुसार ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब दृष्टि भ्रम। तो यहाँ पर एक्चुअली कार्स जो हैं वो डाउन हिल ही जा रही हैं, अप हिल नहीं जा रही, मतलब वो नीचे की ओर ही जा रही हैं, मगर आसपास की जो चट्टानें, जो पहाड़ हैं, वो ऐसा दृष्टि भ्रम प्रस्तुत करती हैं कि ऐसा देखने में लगता है गाड़ी ऊपर की ओर चढ़ रही है। सो ये भी एक कुदरत का करिश्मा ही है। सो कितनी उल्टी पुल्टी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। तो ये उल्टी पुल्टी चीज़ें हमें प्रकृति को, नेचर को समझने में और ज़्यादा आसानी पैदा करती हैं और ज़्यादा गहराई से हम ऐसी चीज़ों को एग्जामिन कर सकते हैं जो शायद पहली बार में हमें समझ ना आए। रिसर्च करने के नए नए मुद्दे हमें मिलते हैं और इसीलिए मैग्नेटिक हिल एक बहुत बड़ा टूरिज़्म अट्रैक्शन है। विश्व में केवल भारत ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां मैग्नेटिक हिल फिनोमिना देखा जाता है। विश्व में कई और जगहों पर भी इस तरह के मैग्नेटिक हिल या फिर ग्रेविटी डिफाइंग फिनोमिनास देखने में आए हैं। तो कैसी लगी आज की भारत यात्रा? तो चलें भारत यात्रा के बाद में अपने सिलेबस की ओर। तो मजा आया ना प्यारे बच्चों, आपको इस यात्रा में मजा आया ना? क्योंकि कुछ चीजें भारत में ऐसी हैं जो संसार में आपको सब जगह पर नहीं मिलेंगी। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मकसद ही ये है कि हम भारत में जो पाए जाने वाली प्राकृतिक विविधताएं हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करें। तो मुझे आशा है कि आपकी आज की जो भारत दर्शन यात्रा है
ये बड़ी मज़ेदार रही है और आपको मज़ा भी आया होगा। अब हम अपने कंटेंट की तरफ हम चलते हैं। तो आज हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है, इसका एक लास्ट पार्ट, वर्क कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें चर्चा की शुरुआत करने से पहले हमें हेलो बच्चों। हमें देखना है कि ये श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल शब्द है, कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना थोड़ा सा जरूरी रहेगा। देखिए, जनसंख्या को हम कार्य करने के हिसाब से दो भागों में बांटते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक क्रियाओं में या उत्पादन क्रियाओं में संलग्न होते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं होते। तो जनसंख्या का या किसी प्रदेश की जनसंख्या का वह भाग जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होता है, उत्पादन कार्यों में संलग्न होता है, उसे हम कार्यशील या श्रमजीवी जनसंख्या कहते हैं। तो ये समझने की बात है कि जनसंख्या का वह भाग जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन कार्यों में लगा हुआ है, उसे हम कार्यशील जनसंख्या या श्रमजीवी जनसंख्या कहते हैं। श्रमजीवी जनसंख्या को हम आगे दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, श्रमिक और अश्रमिक। श्रमिक वो लोग होते हैं जो उत्पादन क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन का भी सारा भाग, पूरा भाग एक वर्ष में या उसमें हिस्सा नहीं लेता। वो तैयार तो हैं, कार्य करने के लिए तत्पर भी हैं, उनमें कार्य करने की क्षमता भी है, लेकिन किसी कारणवश वो उस वर्ष या कुछ समय कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को अश्रमिक कहा जाता है। तो 1981 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। यानी कि जो श्रमिक जनसंख्या है उसके दो वर्ग कर लिए हैं, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक, और तीसरा वर्ग हमारा अश्रमिकों का है जो उत्पादन क्रियाओं में हिस्सा नहीं लेते। तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर करने की होगी कि जनसंख्या जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कार्यशील जनसंख्या है, उसके तीन भाग हैं। पहला मुख्य श्रमिक, दूसरा सीमांत श्रमिक और तीसरा भाग अश्रमिक। तो इनको अगर अलग अलग हम देखें कि मुख्य श्रमिक कौन लोग होते हैं, सीमांत श्रमिक कौन लोग होते हैं, अश्रमिक कौन लोग होते हैं, तो विभिन्न जनगणनाओं में इनके बारे में अलग अलग बात की गई है। सबसे पहले 1961 की जनगणना में इसको परिभाषित किया गया, उसके बाद में उस परिभाषा में फिर 71 में संशोधन किया गया, और 81 की जनगणना में पूरी तरह से इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया गया कि मुख्य श्रमिक उस व्यक्ति को माना जाता है जो जनगणना वर्ष से पहले वर्ष में कम से कम 6 महीने या 183 दिन उत्पादन कार्यों में संलग्न रहा हो। तो ये परिभाषा आपको इसकी समझ लेनी चाहिए कि मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो जनगणना वर्ष से पहले वर्ष, जिस वर्ष में जनगणना हो रही होती है उससे पहला जो साल होता है उसमें 6 महीने या 183 दिन, 6 महीने का मतलब ही 183 दिन होता है, तो इतने दिनों में लगातार वो उत्पादन कार्यों में संलग्न रहा हो, या उसे 6 महीने से ज्यादा उसके पास काम करने के दिन रहे हों, तो उसको हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। सीमांत श्रमिक उन व्यक्तियों को कहते हैं कि जो इस जनगणना वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में 6 महीने या 183 दिन से कम दिन उत्पादन कार्यों में संलग्न रहे हैं, यानी कि इनके पास 6 महीने से कम कार्य करने के दिन रहे हैं, तो इनको हम सीमांत श्रमिक कहते हैं। तीसरे हैं अश्रमिक। अश्रमिक उन व्यक्तियों को माना जाता है जिन्होंने किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, जनगणना वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में उत्पादन क्रियाओं में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, किसी को कोई बीमारी भी हो सकती है, या किसी को कोई रोजगार मिलने में परेशानी हो सकती है, या अपने रिश्ते, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने रिश्तेदार वगैरह के कामों में लगे रहते हैं और वो उत्पादन क्रियाओं में शामिल नहीं होते। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पेंशन या रॉयल्टी वगैरह या किराए पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम अश्रमिकों में रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक की जो परिभाषाएं हैं वो आपके क्लियर हो गई होंगी। तो कार्यशील जनसंख्या को हमने दो भागों में विभाजित किया, श्रमिक और अश्रमिक, और श्रमिकों को फिर आगे दो भागों में विभाजित किया, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक। इस प्रकार जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन कार्यों में लगी हुई जनसंख्या है, उसको हम सामान्यतः तीन वर्गों में, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक में विभाजित कर लेते हैं। मुख्य श्रमिक वो व्यक्ति हैं जो 6 महीने से ज्यादा जिनके पास काम रहा है,
सीमांत श्रमिक उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास 6 महीने से कम काम रहा है, और अश्रमिक वे लोग हैं जिनको अर्थव्यवस्था में किसी कारणवश कार्य नहीं मिला है या उन्होंने उत्पादन क्रियाओं में हिस्सा नहीं लिया है। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी। अब आगे इसमें एक चीज आती है कि श्रम सहभागिता दर या श्रमजीवी जनसंख्या की प्रतिभागिता दर क्या होती है, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये बात एक समझने की है कि कुल जनसंख्या का जितना भाग आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है उसको ही हम श्रम या कार्यशील जनसंख्या कहते हैं या श्रमजीवी जनसंख्या कहते हैं। तो इसके प्रतिशत को, कुल जनसंख्या का जितना प्रतिशत भाग आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है उसे श्रम की प्रतिभागिता दर कहते हैं। गणना करने का इसका सूत्र आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि श्रम की प्रतिभागिता दर को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो श्रमजीवी जनसंख्या को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से उसको गुणा कर देते हैं। इस प्रकार जो परसेंटेज निकल के आता है उसको हम श्रम की सहभागिता दर कहते हैं। इसको आप एक सरल भाषा में भी समझ सकते हैं कि जनसंख्या का जितने प्रतिशत भाग आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है उसको हम श्रम की सहभागिता दर कहते हैं। वास्तव में श्रम की सहभागिता दर ये कार्य शक्ति का माप है कि कितने लोग काम करने के लिए तैयार है, कितने प्रतिशत लोग काम करने के लिए तैयार है। अगर हम अब भारत में देखें तो भारत की श्रम सहभागिता दर 39.9% या लगभग 40% मान सकते हैं कि 40% जनसंख्या हमारी कार्यशील है या उत्पादन कार्यों में संलग्न है। तो इस तरह से श्रम की सहभागिता दर की परिभाषा भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम इसको आगे देखें तो राज्यों के अनुसार भारत में श्रम की सहभागिता दर की तालिका आपके सामने है, क्योंकि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार श्रम सहभागिता 39.9% मानी गई है। तो इसमें ये राज्यों के अनुसार अगर हम देखें तो इसका वितरण असमान है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें श्रम की सहभागिता दर या प्रतिभागिता दर ऊंची है। सिक्किम और हिमाचल में तो 50% से भी ज्यादा है। अगर तालिका पर हम विचार करें तो मेघालय में 39.9 और इससे इस ऊपर के जो देश हैं, भारत के जो औसत से ऊपर वाले जो राज्य हैं हमारे, वो सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, नागालैंड है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो आपको इसमें लिस्ट में दिए गए हैं कि ये श्रम की सहभागिता दर इनमें भारत के औसत से अधिक है। और झारखंड, गोवा, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, केरल, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जिनमें श्रम की सहभागिता दर भारतीय औसत से या भारतीय जो औसत श्रम सहभागिता दर है उससे कम है। जब इस तालिका का हम आगे विश्लेषण करते हैं, इसको देखते हैं, तो ये इसका विवरण इस प्रकार निकल के आ सकता है कि भारत में 50% से अधिक श्रम सहभागिता दर वाले राज्य हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ये दो राज्य ऐसे हैं जिनमें 50% से ज्यादा श्रम की सहभागिता दर है। 45 से 50% राज्य वालों में नागालैंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 45 से 50% श्रम की सहभागिता दर है। 40 से 45 वालों में मिजोरम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, त्रिपुरा और मेघालय, ये राज्य हैं। और 35 से 40 तक में झारखंड, गोवा, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब, ये राज्य आते हैं। 35 से कम श्रम प्रतिभागिता दर वाले जो राज्य हैं, केरल, जम्मू कश्मीर, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ये तालिका के आधार पर भारत में श्रम की सहभागिता दर का वितरण है। आइए अब आगे हम अपने केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव में श्रम की प्रतिभागिता दर सबसे ऊंची है और लक्षद्वीप में सबसे कम है। दिल्ली जो हमारा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में 33.3% श्रम की सहभागिता दर पाई जाती है। तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। दमन और दीव, दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार, ये तीन हमारे केंद्र शासित प्रदेश 40 या औसत से ज्यादा वाले हैं। चंडीगढ़, पांडिचेरी, दिल्ली और लक्षद्वीप, इनमें औसत से कम या भारत का जो औसत है उससे कम श्रम की सहभागिता दर पाई जाती है।
तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। अब सवाल ये है कि श्रम की सहभागिता दर से क्या चीज हमारे सामने निकल के आती है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। तो भारत में श्रम की सहभागिता दर 39.9 होना यह स्पष्ट करता है, एक तो क्लियर सी ये बात हमें दिखाई जाती है कि अभी भी भारत में 60% जनसंख्या आश्रित होती है। 40% लोग हमारे वर्किंग पॉपुलेशन में हैं जो कार्य कर रहे हैं, और 60% आबादी अभी हमारी आश्रित लोगों की है, जो एक ऐसे आर्थिक स्तर को दर्शाती है, ये ऐसी एक संभावना भारत में प्रकट करती है कि बहुत बड़ा भाग आश्रितों का है, जो भविष्य में बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारों की एक बड़ी भीड़ को की संभावना को प्रकट करते हैं। एक बहुत बड़ी वर्किंग फोर्स हमारी बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी स्थिति में हो सकती है। दूसरी बात यह कि ये इस तरह की स्थिति भारत में भविष्य में विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर सकती है। तीसरी बात यह है, यह स्थिति समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म दे सकती है और देश के संसाधनों और पर्यावरण पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो ये आर्थिक स्तर और जो सामाजिक स्तर, इसका एक स्पष्ट सूचक भी कहलाती है। अगर इसके कारणों पर हम गौर करें कि भारत में श्रम की सहभागिता दर कम होने के कारण क्या हैं, तो ये कुछ कारण आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहला है जनसंख्या में उच्च प्राकृतिक वृद्धि दर, हाई नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ इन पॉपुलेशन। तो उच्च प्राकृतिक दर कैसे श्रम सहभागिता दर को प्रभावित करती है, इस पर आप विचार कर सकते हैं कि जब जनसंख्या की प्राकृतिक दर वृद्धि की दर उच्च होती है तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम या द्वितीय अवस्था में उद्देश होता है, और भारत जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में है। तो प्राकृतिक वृद्धि दर अपेक्षाकृत यहाँ पर ऊंची है, जिसमें जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है बच्चों का होता है, या जो वर्किंग पॉपुलेशन है उससे जो कम आयु के लोगों का होता है, और जीवन प्रत्याशा के हिसाब से भी अपेक्षाकृत यहाँ पर कमी पाई जाती है। तो इसलिए जनसंख्या में जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका पार्ट थोड़ा कम होता है विकसित देशों की तुलना में। दूसरी बात यह है कि महिलाओं का घर से बाहर काम करना अच्छा ना समझा जाना, ये एक सामाजिक परंपरा है, कुरीति है कि महिलाओं का घर से बाहर काम करना कुछ समाजों में अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए महिलाओं को काम करने की उतनी आज़ादी, उतने अवसर प्राप्त नहीं है। ये भी भारत में श्रम सहभागिता दर के कम होने का दूसरा कारण है। तीसरा है पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ किया जाने वाला भेदभाव। तो भारत में पुरुष और महिलाओं के साथ में अपेक्षाकृत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, और कार्य करने के हिसाब से तो बहुत ही अधिक है, इसलिए इसका प्रभाव भी यहाँ के श्रम की सहभागिता दर पर पड़ता है। और महिलाओं को कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है कि ये उन कार्यों को कर ही नहीं सकती, या ये कार्य उनके नहीं है। इस आधार पर भी बहुत सारे कार्यों से महिलाओं को वंचित कर दिया जाता है, और महिलाओं की अशिक्षा और सामाजिक दबाव के कारण भी ये श्रम की सहभागिता दर भारत में निम्न पाई जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से भारत में श्रम की सहभागिता दर कम पाई जाती है। तो अब तक हमने श्रम की सहभागिता दर के बारे में 3-4 चीजें सीखी। श्रमजीवी जनसंख्या क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, श्रम सहभागिता दर किसे कहते हैं, भारत में श्रम की सहभागिता दर का वितरण किस तरह से है, और ये इसके निम्न होने के कारण क्या हैं। तो ये बातें हमने अब तक स्पष्ट की हैं। आगे जब हम देखते हैं तो इसकी कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं कि अभी भी अगर हम विश्व के देशों से श्रम की सहभागिता दर की तुलना करें तो हमारे देश में विकसित देशों की तुलना में ये अभी कम है। दूसरी बात यह है कि स्त्रियों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में और भी कम है। अगर हम भारत में श्रम की सहभागिता दर को स्त्री और पुरुष के अनुपात में देखें तो पुरुषों की भागीदारी लगभग 60% और स्त्रियों की भागीदारी कहीं कहीं पर 16% और अधिकतम 26%, 16 से 26% के बीच में श्रम की स्त्रियों की भागीदारी पाई जाती है। तो पहला तो ये कि विकसित देशों की तुलना में भी हमारे यहाँ पर श्रम सहभागिता दर कम है। दूसरी बात यह कि महिलाओं और पुरुषों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा है, महिलाओं की भागीदारी कम है। तीसरी बात यह कि अगर हम देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हम इसको देखते हैं तो वहाँ पर भी अंतर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की सहभागिता दर ज़्यादा है और नगरीय क्षेत्रों में भी स्त्रियों की सहभागिता दर अपेक्षाकृत पुरुषों से कम है। तो ये कुछ 3-4 बातें भारत में श्रम की सहभागिता दर के विषय में देखी जा सकती हैं।
अब इस आधार पर आप एक प्रोजेक्ट आप अपने अध्यापकों के साथ बना सकते हैं, अपने सहपाठियों से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि आपने तालिका देखी, तालिका में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और केरल राज्यों में श्रम की प्रतिभागिता दर 35% से कम थी, जबकि दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड जैसे राज्यों में ये 50% से अधिक थी। तो ये क्या कारण है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, केरल है, तो इनमें श्रम की सहभागिता दर 35% या इससे कम है, और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड जैसे राज्यों में श्रम की सहभागिता दर 50% या इससे ज्यादा है। तो इसके कारणों पर आप चर्चा कर सकते हैं, इसके पीछे आर्थिक कारण खोज सकते हैं, इसके पीछे सामाजिक कारणों का पता लगा सकते हैं, इसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस पर आप अपने साथियों से, अपने अध्यापकों से अपनी कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि अगर हम फिजिकल नजरिए से देखें, भौतिक दृष्टि से देखें, तो जम्मू कश्मीर राज्य है जिसमें कम है। अगर हम विकास के स्तर से देखें तो केरल में भी कम है, और मैदानी राज्यों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कम है। तो आपको उन कारणों को खोजना होगा, पता लगाना होगा कि भी इनमें कम होने के कारण क्या हैं, और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड जैसे जो राज्य हैं इनमें ये अधिक क्यों। तो आर्थिक विकास के स्तर से इसका क्या संबंध है। तो एक ऐसी एक्टिविटी आप अपने अध्यापकों के साथ या अपने साथियों के साथ में कर सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट व्यवसायिक संरचना, ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर। तो इस पर हम चर्चा करते हैं कि व्यवसायिक संरचना में कार्यशील जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन से अर्थ होता है। जब हम व्यवसायिक संरचना की बात करते हैं तो जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना का तात्पर्य श्रमजीवी जनसंख्या का विभिन्न व्यवसायिक वर्गों में वितरण से है। तो आप बिल्कुल क्लियर कर दें कि वर्किंग पॉपुलेशन जनसंख्या का वह भाग है जो कार्यों में लगा हुआ है, उत्पादन कार्यों में से जुड़ा हुआ है, उसको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना में हम ये देखते हैं कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है या कार्यशील जनसंख्या है वो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार वितरित है। आमतौर पर हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले व्यवसायों को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट लेते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और जब हम इसको देखते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारे पास डाटा है उसमें व्यवसायिक संरचना में 54.6% लोग हमारे प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, 3.8 या 3.8 व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र में हैं, और 41.6% तृतीय क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो ये हमारे देश की व्यवसायिक संरचना का एक संक्षिप्त चित्र है। अगर इसमें हम पुरुषों और महिलाओं को देखें तो तीनों क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है, या पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है। तो ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर का जो अर्थ है वो इकोनॉमी में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनमें वर्किंग पॉपुलेशन का डिवीजन किस तरह से है, किस तरह से वो उसमें वितरित है, इसका ये जो अभिप्राय है या ये जो अर्थ है ये व्यवसायिक संरचना कहलाता है। और इसका एक चित्र 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने आपके सामने रखा है कि 54.6% लोग प्राइमरी सेक्टर में और 3.8% लोग सेकेंडरी सेक्टर में और 41.6% लोग टर्शरी सेक्टर में कार्यरत हैं। और अगर हम मेल और फीमेल पॉपुलेशन को देखें तो सभी सेक्टरों में या तीनों सेक्टरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है। तो ये व्यवसायिक संरचना है, और इसको तालिका के द्वारा भी दिखाया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में हमारे 54.6, द्वितीय क्षेत्र में 3.8 और तृतीय क्षेत्र में 41.6। और फिर आपको स्त्री और पुरुषों की संख्या दिखाई दी है। 16 करोड़ 54 लाख के करीब पुरुष प्राइमरी सेक्टर में है, जबकि वहां पर स्त्रियां केवल 9 करोड़ 75 लाख। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा वेरिएशन है। 16 करोड़ 54 लाख और 9 करोड़ 75, लगभग 1.5 गुने का फर्क ये प्राइमरी सेक्टर में ही आपको देखने में नजर आता है। इसी तरह से आप अगर तीसरे सेक्टर को देखें तो 15 करोड़ 66 लाख पुरुष हैं, वहीं पर 4 करोड़ 37 लाख महिलाएं हैं। तो यहाँ आप देखें तो लगभग 3 गुने का फर्क यहाँ पर पुरुषों में और महिलाओं में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं या विश्लेषण कर सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों का प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में योगदान में क्या अंतर है। इसको एक आपका
पाई डायग्राम से दर्शाया गया है, और आप इसको खुद भी बना सकते हैं प्रैक्टिकल के फाइल में, क्योंकि आपके प्रयोगात्मक भूगोल में ये कंटेंट है कि किस तरह से हम पाई डायग्राम की रचना करते हैं। तो इस डेटा के आधार पर आप अपना पाई डायग्राम अपनी कक्षा में भी, अपने प्रैक्टिकल की बुक के लिए भी बना सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कितने प्रतिशत लोग हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने हैं। इस डेटा को हम एक पाई चार्ट के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो ये एक स्किल आपके अंदर डेवलप हो सकता है, क्योंकि प्रयोगात्मक भूगोल पढ़ने का मतलब बुक पढ़ना नहीं है, उसमें जो डेटा का प्रेजेंटेशन है या उनको हम किस तरह से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, यही हम प्रयोगात्मक भूगोल में सीखते हैं। आगे जब हम अपने व्यावसायिक संरचना की बात करते हैं, तो भारत में पिछले कुछ वर्षों में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता में सुधार हुआ है। अब समाज में जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, समाज की जो कुरीतियां हैं उन पर उनको हम नियंत्रित करते जा रहे हैं, या लोगों की समझदारी बढ़ती जा रही है उनके प्रति। महिलाओं का जो एम्पावरमेंट के जो प्रोग्राम है उनके द्वारा सभी सेक्टर्स में महिलाओं की सहभागिता में सुधार हुआ है। दूसरी ओर प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में श्रमिकों के प्रतिशत में कमी आई है। तो ये दो फैक्टर आप देख सकते हैं कि महिलाओं की सहभागिता में सुधार होना और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में श्रमिकों के प्रतिशत में कमी आना, और तृतीय क्षेत्र में सहभागिता का बढ़ना। तो ये एक स्थानांतरण हो रहा है श्रम सहभागिता दर में, कि लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर से शिफ्ट हो रहे हैं टर्सरी सेक्टर में। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि खेत आधारित रोजगार, जो बहुत बड़ा सेक्टर हमारा कृषि का जिसमें लोग लगे हुए हैं, खेत आधारित रोजगार से अब यह आपका गैर खेत आधारित, यानी कि उद्योगों में और सेवाओं की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है, और इसी को कहा जाता है सेक्टरीय हस्तांतरण। तो ये शब्द आप ध्यान में रखें, क्षेत्रीय या अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय हस्तांतरण क्या कहलाता है, या सेक्टोरियल ट्रांसफॉर्मेशन हम किसको कह सकते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि जो जो जनसंख्या या हमारी प्राइमरी सेक्टर में पहले ज्यादा काम कर रही थी, अब धीरे धीरे उसकी सहभागिता घट रही है और वो द्वितीय और तृतीय सेक्टर की तरफ प्रतिस्थापित तो हो रही है। तो इसको हम सेक्टरीय हस्तांतरण कहते हैं। ये एक डायग्राम है व्यवसायिक संरचना का भारत में राज्यों के अनुसार, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो व्यवसायिक संरचना के आधार पर जनसंख्या का विभाजन किया जाता है, तो उसको दर्शाया गया है कि कितने किसान हैं, कितने घरेलू और ये श्रमिक हैं, कितने घरेलू उद्योगों में लगे हुए लोग हैं, कितने अन्य श्रमिक हैं। तो ये उसका प्रत्येक राज्य के अनुसार ये आपका चित्र प्रस्तुत किया गया है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति क्या है, हिमाचल प्रदेश में स्थिति क्या है। तो इस डेटा को हमने तालिका से ना दिखाकर हमने ये एक बार डायग्राम के द्वारा इसको दर्शाया। व्यावसायिक संरचना के आधार पर हम जनसंख्या को 4 भागों में बांट लेते हैं। पहले कहलाते हैं कृषक या किसान। किसान उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनके जो अपनी भूमि पर कार्य करते हैं, या सरकार द्वारा पट्टे पर ली हुई भूमि पर खेती करते हैं, या किसी से किराए पर लेकर या ठेके पर लेकर वो स्वयं खुद खेती करते हैं, और खेती के निर्णय उनके अपने होते हैं, उनकी लागत अपनी होती है और लाभ और हानि भी उनका अपना होता है। तो ऐसे ये लोग कृषक वर्ग में आते हैं। वैसे तो भारत किसानों का देश है, परंतु सबसे अधिक प्रतिशत किसानों का हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मिजोरम में, उत्तरांचल में, सिक्किम में अधिक है। यहाँ मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, जनसंख्या की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कि किसानों का जो प्रतिशत है वो हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और उत्तरांचल तथा सिक्किम में ज्यादा है। दूसरा जो वर्ग आता है वो कृषि मजदूरों का आता है। कृषि मजदूर में वो लोग शामिल होते हैं जो दूसरों की भूमि पर अपनी दैनिक, साप्ताहिक या आप पूरे काम का एक ठेके में कि इतने रुपए में मैं ये पूरा काम आप करो, उस तरह की मजदूरी पर वो खेतों में काम करते हैं, उनको हम कृषि मजदूर कहते हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और झारखंड, इनमें कृषि मजदूरों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है। तीसरे घरेलू औद्योगिक श्रमिक कहलाते हैं, तीसरा जो वर्ग है। घरेलू औद्योगिक श्रमिकों में वो लोग शामिल होते हैं जो अपने परिवार की सहायता से या बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके कुछ घरेलू उद्योग चलाते हैं। उनमें जो लोग कार्य करते हैं उनको हम घरेलू औद्योगिक श्रमिक कह सकते हैं। इसमें परिवार के सदस्यों की सहायता से चलता है, या कुछ लोग इसमें मजदूरी के तौर पर भी कार्य करते हैं। तो ये घरेलू श्रमिक या घरेलू औद्योगिक श्रमिक कहलाते हैं। इनकी संख्या मणिपुर में, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में अधिक है।
और इसके अलावा अन्य श्रमिक, बाकी जो और जनसंख्या जो दूसरे कार्यों में लगी हुई है उसे अन्य श्रमिकों में रखा जाता है। और अन्य श्रमिकों में सेवाएं ज्यादा आती हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी जैसे महानगरों में या नगरीय क्षेत्रों में अन्य श्रमिकों की संख्या ज्यादा है। तो ये हमारा व्यवसायिक आधार पर जनसंख्या का विभाजन है। अब इसमें आगे आपको एक और कंटेंट आपको इसमें दिखाई देगा कि भारत में वैसे तो जनसंख्या का पुरुष और महिला के आधार पर जो विभाजन है ये प्राकृतिक है और जैविक है, लेकिन समाज की संस्थाओं ने इस विभाजन को बहुत ही एक भेदभाव का आधार बना दिया है और आधी जनसंख्या के साथ इस आधार पर स्त्री या पुरुष होने के आधार पर काफी भेदभाव देखने में मिलता है। 1995 में यूएनडीपी की जब रिपोर्ट तैयार हुई तो उसमें ये बात स्पष्ट रूप से कही गई कि विकास में अगर समाज के सभी वर्गों की भागीदारी नहीं है तो वो विकास नहीं कहलाता है। इसलिए कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उनको समाज में बराबर भागीदारी मिले, उनको समाज में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी में पर्याप्त अवसर मिले, इसको करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया। और 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया, जो भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हो रहा है। और इसके ऊपर ये मैं आपको पूरा क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि भारत बचाओ बेटी पढ़ाओ ये क्या नारा है समाज में, ये किस लिए, इसके उद्देश्य क्या हैं और ये महिलाओं की जो भागीदारी है या महिलाओं की जो स्थिति है उसको सुधारने में किस प्रकार हमारी मदद करेगा। तो ये एक प्रोजेक्ट या परियोजना कार्य आपको करना है, आपको अपनी क्लास में अपने टीचर्स के साथ में, कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो प्रोग्राम है ये क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और ये किस लिए लागू किया जा रहा है, इसकी कार्य योजना किस तरह से, इस पर आप एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो आशा है कि ये दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी कि वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, इसके डिवीजन कैसे हैं और ये कार्यशील जनसंख्या या व्यवसायिक संरचना हम किसे कहते हैं, ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं पूनम मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो इसको थोड़ा सा समाप्त करें क्योंकि ये इस कंटेंट का लास्ट टॉपिक है और आगे वो अपना जो कुछ का प्रोग्राम है उसे करें। ओके सर, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट स्लाइड पर सर एक प्रोजेक्ट है, उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर बच्चों आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा और प्रोजेक्ट या रिसर्च वर्क हमने यहाँ पर आपको दिया है कि लॉकडाउन के दौरान हमने ये देखा कि बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, कैसे हमारी व्यावसायिक संरचना या हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इससे कैसे बदल सकता है, इसके ऊपर आप विचार करिए, क्योंकि आने वाले समय में ये जो रिपरकशंस हम देखने वाले हैं ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले हैं। तो आप भी थोड़े समय में वर्किंग फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो जितनी बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी उतना बेहतर आप अपने लिए नई फील्ड्स का चयन कर पाएंगे। तो ये भी आपके लिए एक रिसर्च वर्क है जिसको आप ज़रूर करें। नेक्स्ट, चैट बॉक्स में मैंने कई बच्चों के यहाँ पर क्वेरीज देखे हैं कि इंग्लिश में भी बता दीजिए। बेटा आप लोगों के लिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारे टर्म्स जो हैं वो स्लाइड्स में डालते हैं। समय की कमी के कारण पहले की तरह हम पूरा हिंदी और इंग्लिश में नहीं ले पाते हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा इसको टर्म्स की तरफ ध्यान दीजिए। सारी स्लाइड्स में आपको हिंदी और इंग्लिश टर्म्स अवेलेबल रहेंगे। अब क्योंकि आज हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो रहा है तो एक बारी समअप करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने किया क्या। तो चैप्टर नंबर 1 जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन यानी पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन, इसके अंडर हमने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें सबसे पहला था कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डेटा, कि हम जनसंख्या का जो हमारे पास डेटा आता है, आंकड़े आते हैं, वो आते कहाँ से हैं, उसके बारे में हमने सेंसिस के बारे में डिटेल से चर्चा की। Then we moved to distribution of population. Distribution of population में या जनसंख्या के वितरण में हमने मैप की सहायता से ये जाना कि जनसंख्या एक जगह पर केंद्रित नहीं होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। तो इसके कारण हमने तलाशने की कोशिश करी, जिसमें जोग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड इवन हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी जो हैं वो भी इसमें शामिल हुए।
इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि भारत के कुछ इलाके बहुत ज़्यादा घने बसे हैं और कुछ इलाके कम घने बसे हैं। तो यहाँ पर हमने उन सारे कारणों को भी जानने की कोशिश करी कि आखिर ये जो वेरिएशन है ये क्यों है। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या वृद्धि। और अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर 4 स्टेजेस की बात करी थी पॉपुलेशन ग्रोथ की, जिसमें हमने एक स्थिर प्रवस्था या स्टेशनरी फेज, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और उसके बाद के आगे के फेजेस के बारे में बात करी थी। 4 स्टेजेस हमने यहाँ पर डिस्कस करे थे। देन वी मूव फॉरवर्ड टू रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अगेन रीजनल वेरिएशन हर पैरामीटर के साथ अटैच्ड है, कहीं पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो इसके कारणों को भी हमने डिटेल में यहाँ पर समझा। इसके बाद में हमने जो टॉपिक कवर किया वो था पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। जब हमने क्वालिटेटिव पार्ट की बात शुरू करी, जो विशेषताएं हैं पॉपुलेशन की उसके बारे में जानने की कोशिश करी, और इसमें हमारी सबसे पहली जो कड़ी थी वो था रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन मतलब हमारा जो ग्रामीण नगरीय संगठन है, कितनी जनसंख्या ग्रामों में या विलेजेस में रिसाइड करती है और कितनी जनसंख्या शहरों में, इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं और इसको इसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल्स एंड चार्ट्स, वो भी हमने यहाँ पर समझा। देन वी मूव्ड टू लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन या भाषाई संगठन, जहाँ पर हमने जाना कि भाषा के आधार पर भी हम भारत में काफ़ी सारी विविधता देखते हैं। और यहाँ तक कि हमारे पास अगर हम डायलेक्ट्स की बात करें तो हमारे देश में 179 भाषाएं और 544 बोलियां या डायलेक्ट्स हैं। तो इनके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। देन वी मूव्ड टू रीजनल रिलीजियस कॉम्पोजिशन या धार्मिक संगठन, जहाँ पे हमने जाना कि अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग जो है रिलीजियस ग्रुप्स डोमिनेंट हैं, उसके क्या कारण रहे, हिस्ट्री या हिस्टोरिकल फैक्टर्स उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल रहे। और इसमें एक जो चीज़ हमने सबसे ज़्यादा जानी वो ये जानी कि भारत अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है, और ये जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के इतने वेरियस एस्पेक्ट्स है, यही हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को एनरिच करते हैं। और आज हमने बात करी वर्किंग पॉपुलेशन या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, जिसमें शायद कुछ बच्चों को टर्म्स में कुछ डाउट है, तो मैं एक बारी क्विकली सम अप करती हूँ कि हमने वर्किंग पॉपुलेशन की बात करी। वर्किंग पॉपुलेशन इज दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज इन्वॉल्व्ड और इंडल्ज्ड इन इकोनॉमिक वर्क, मतलब अपने काम के बदले में उनको मनी मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, किसी भी फॉर्म में उनको कुछ आप इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त करा रहे हैं। फिर इसके हमने 2 भागों में बाँटा, वन इज़ वर्किंग एंड अदर इज़ नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग बिल्कुल क्लियर है, नॉन वर्किंग में हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयड की बात नहीं कर रहे। अनएम्प्लॉयड मीन्स इट कैन बी टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज़ ऑफ सम इलनेस, बिकॉज़ ऑफ सम अदर फैक्टर्स दैट आर आउट ऑफ इंडिविजुअल्स कंट्रोल। इसको हमने 1981 के सेंसस में और डीपली इसको डिवाइड किया, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स और नॉन वर्कर्स। जहाँ पे हमने मेन वर्कर्स की कैटेगरी में उन लोगों को रखा जो मिनिमम 183 डेज के लिए एम्प्लॉयड है। मार्जिनल वर्कर्स में हमने उन लोगों को रखा जो 183 से कम दिनों के लिए एम्प्लॉयड है, और नॉन वर्कर्स में हमने उन लोगों को रखा जो किसी कारणवश एक प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाए। देन वी टॉक्ड अबाउट लेबर पार्टिसिपेशन रेट। पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका रेशियो निकाल करके हम उसको बोलेंगे लेबर पार्टिसिपेशन रेट। इसके बाद में हमने रीजनल वेरिएशंस की बात करी। फिर हमने बात करी कि क्यों ज़रूरी है हमारे को ये लेबर पार्टिसिपेशन रेट जानना, क्योंकि इससे हमें पता चलता है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन का कितना प्रेशर है। फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, और देन वी मूव्ड टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमने बात करी कि 3 सेक्टर्स जो इकोनॉमी के मेन सेक्टर्स हैं, उनमें हमारे लोग कैसे वितरित हैं। तो आई होप आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब क्विकली बढ़ते हैं क्विज की ओर। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर क्विज का आता है वो है कि यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इन दोनों में से कौन-सा जो है सूत्र वो पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? 2 सोर्सेस आपको दिख रहे हैं, ए इज़ सेंसस ऑफ इंडिया, बी इज़ यूनियन बजट। तो जनसंख्या के आंकड़े हम इनमें से किसके आधार पर
इकट्ठे करते हैं। जल्दी जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स, क्विकली क्विकली। और रिस्पॉन्सेस आने शुरू हो गए हैं। ओके चंदर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आपके रिस्पॉन्सेस हम तक पहुंच रहे हैं। चलिए, जो बच्चे धीरे धीरे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। सभी बच्चों के आंसर बहुत सिंपल आंसर है, वेरी बिल्कुल गुड, करेक्ट आ रहे हैं सभी। 100% करेक्ट आंसर, सेंसस ऑफ इंडिया, वेरी गुड। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर अब आपको बताना है कि ये दो राज्य जो आपके सामने हैं, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इनमें से डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी किसमें ज्यादा है? अगेन वेरी गुड, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर्स, शाबाश। हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पर शायद कंफ्यूज हैं, वेस्ट बंगाल नहीं है बेटा, वो 2001 के हिसाब से था। नाउ इन 2011 सेंसस इट इज बिहार। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर आपको सही या गलत बताना है। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है, द मेन वर्कर्स इज कंसिडर्ड, just a minute, the main worker is considered to be the person who has been engaged in production work at least for 6 months और 183। ये मैंने अभी अभी बताया है आपको, तो ये तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। मेन वर्कर की यहाँ पर आपको डेफिनेशन बतानी है, क्या ये सही है या गलत? अभी आंसर्स आप पहले ही क्वेश्चन के दे रहे हैं बच्चों। मूव टू द नेक्स्ट वन, जल्दी बताइए। वेरी गुड, ट्रू, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर्स आने लगे हैं, वेरी गुड। ओके, मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इन टोटल लेबर फोर्स इज वेरी हाई इन इंडिया। कुल श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है, क्या ये बात सही है? सेकंड का आंसर दीजिए, फर्स्ट का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। ओके, सबसे पहले आंसर आ गया सेकंड का। ओके, इट्स फॉल्स, यस, लेबर में फीमेल्स का परसेंटेज काफी कम है। वी मूव टू द थर्ड वन। 1901 से 1921 की अवधि को अवरुद्ध या स्टेगनेंट पीरियड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है, इज इट ट्रू? वेरी गुड, इसके भी आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं। 100% आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। आपके पुराने असाइनमेंट्स आप पूरे कंप्लीट करिए, और इसके साथ में ही ओवर टू यू सर। बस आज की क्लास का ये से पता लग जाता है कि आपको जो हमने कराया है वो आप तक पहुंच गया है। ये हमारी जो स्लाइड्स है आपके सामने, ये इसके आधार पर हमने लेक्चर्स और क्लास तैयार की है। इनका बहुत बहुत थैंक्स। और आपको चैट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आपको कंप्लीट करना है और उसके आंसर्स देने हैं। अच्छा, कोई जो भी हमने इसमें पिक्चर्स और लिंक यूज किए हैं उनके लिए भी हम बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं। चैट बॉक्स में जो भी लोग हमारे साथ में हैं उनमें हम उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और बस इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ में अगली क्लास आशा के साथ में नया चैप्टर लेकर हम अगली क्लास में शुरू आएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त।